वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का मतलब प्लांट के रिप्रोडक्टिव लाइफ में 3 इवेंट आते हैं। पहला है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, दूसरा है फर्टिलाइजेशन और तीसरा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट पे हम लोग मेल गैमीट का बनना, फीमेल गैमीट का बनना, यानी मेल गैमीटोजेनेसिस, फीमेल गैमीटोजेनेसिस ये देख लिया था। फिर हमने फर्टिलाइजेशन को भी देख लिया, किस तरह से मेल गैमीट का ट्रांसफर एक एंथर से स्टिग्मा पे हुआ यानी पॉलिनेशन, और फिर किस तरह से फर्टिलाइजेशन हुआ। और एंजियोस्पर्म के अंदर हम जानते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। पिछली वीडियो में हमने ये सब कुछ देखा था। अब आज हम लोग देखने वाले हैं फर्टिलाइजेशन के बाद क्या इवेंट होता है प्लांट की जिंदगी में। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन हुआ तो एक बार दिमाग में लाते हैं पुराने क्लास को, पिछले क्लास को याद करते हैं। क्या था पिछले क्लास में? फर्टिलाइजेशन जब हुआ था तो 2 मेल गैमीट बन रहे थे एक पॉलन ग्रेन से, जो पॉलन ट्यूब से ट्रेवल करते हुए माइक्रोपाइल की तरफ घुसकर वो फर्टिलाइजेशन के लिए पहुंच रहे थे, है ना। तो 2 मेल गैमीट थे जिनमें एक मेल गैमीट का फ्यूजन हुआ था एग के साथ जो फीमेल गैमीट है, और जिसके रिजल्ट में जाइगोट बना था, और इस प्रोसेस को हम लोग सिनगैमी बोले थे। इसी तरह से हमने देखा था कि एक जो और मेल गैमीट है, क्योंकि 2 मेल गैमीट बनते हैं एक पॉलन ग्रेन से, तो एक और मेल गैमीट है जिसका फ्यूजन हुआ था 2 पोलर न्यूक्लियाई से, है ना। और जिसको हम लोग ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है। 2 पोलर न्यूक्लियाई के न्यूक्लियस हो गए और एक मेल गैमीट, इसलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। और 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है इसलिए डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं हम इसको, है ना। अब पहले एंडोस्पर्म बनता है जो ट्रिपल फ्यूजन का रिजल्ट है। ट्रिपल फ्यूजन के बाद पीईएन बनता है, पीईएन का फॉर्मेशन होता है जिसको बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। याद आ रहा है पुराना क्लास? इससे जस्ट पिछला क्लास एक बार अगर आप लोग चाहें तो उसको एक बार देख सकते हैं, जिसमें हमने बताया है डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो डबल फर्टिलाइजेशन में पीईएन बनता है पहले ट्रिपल फ्यूजन के रिजल्ट में, जिसमें एक मेल गैमीट है और 2 पोलर न्यूक्लियाई, और उससे पहले बनता है पीईएन यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और फिर बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। अब इस प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में कंटिन्यू माइटोसिस होता है, और ये माइटोसिस थोड़ा सा अलग तरीके का होता है। इसमें पहले बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं और तब फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बनता है, और फिर उसके बाद उनका सेलुलराइजेशन होता है, उसमें वो न्यूक्लियस सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर वो मैच्योर एंडोस्पर्म कहलाता है ना। तो अभी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या क्या हो रहा है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, डबल फर्टिलाइजेशन जब होता है तो एंडोस्पर्म बनता है, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है जाइगोट से, और ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, और ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद। अब यहाँ पे देखिए एंडोस्पर्म जो है, एंडोस्पर्म कैसे बन रहा था अभी हमने बताया था आपको। 2 पोलर न्यूक्लियाई N+N और एक मेल गैमीट, जिससे बनता है पहले पीईएन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसका प्लॉइडी 3N है ना। फिर ये कन्वर्ट हो जाते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में। ठीक है, फिर क्या होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में बहुत बार डिवीजन होता है, और ये डिवीजन कैसा होता है, पहले बहुत सारे न्यूक्लियस बनते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनमें बहुत सारे डिवीजन होते हैं, और डिवीजन के बाद बनता है हमारा ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू। ठीक है, द सेल ऑफ एंडोस्पर्म टिश्यू, जो सेल होते हैं एंडोस्पर्म के, उनमें बहुत सारा रिजर्व फूड मटेरियल रहता है, बहुत सारा न्यूट्रिएंट रहता है, क्योंकि अल्टीमेटली उनका काम क्या है, एम्ब्रियो को खाना देना, एम्ब्रियो को नरिश करना। तो इसीलिए उसके सेल में जो एंडोस्पर्म होते हैं उनके सेल में बहुत सारा रिजर्व फूड मटेरियल रहता है। फूड मटेरियल का यूज किया जाता है डेवलपिंग एम्ब्रियो के द्वारा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखिए,
यहाँ पे सबसे पहले PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है उसमें बहुत सारे न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं, ठीक है, जिसके रिजल्ट में हमको बहुत सारा फ्री न्यूक्लियस वाले एंडोस्पर्म मिल जाता है, जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, ये जो स्टेज कहलाता है एंडोस्पर्म का फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहलाता है। जो नारियल पानी हम लोग पीते हैं ना, नारियल पानी, वो नारियल पानी यही फ्री एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। और जो नारियल का केरनल खाते हैं, व्हाइट वाला पार्ट सेलुलर एंडोस्पर्म है, ठीक है। तो पहले क्या हो रहा है, PEN में सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, कंटिन्यू न्यूक्लियस डिवाइड कर रहे हैं और उसके रिजल्ट में हमको मिल रहा है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। फिर क्या होता है, इन न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है और फिर फाइनली हमको एंडोस्पर्म जो है वो हमको सेलुलर फॉर्म में मिल जाता है, यानी एंडोस्पर्म बिकम्स सेलुलर। अब ये एग्जांपल यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, कोकोनट वाटर जो होता है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, और व्हाइट कैरनल जो हम खाते हैं वो सेलुलर एंडोस्पर्म का एक एग्जांपल है। अब यहाँ पे देखिए, एंडोस्पर्म जो होता है वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है डेवलपिंग एम्ब्रियो के द्वारा या फिर बच जाता है। एंडोस्पर्म का यूज हो जाता है कंप्लीटली किसमें, डाइकॉट सीड में, जैसे कि बीन हो गया, ग्राउंडनट हो गया, पीज हो गया, ये 3 एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ है जिसमें कि एंडोस्पर्म कंप्लीटली खत्म हो जाता है, यूज्ड अप हो जाता है डेवलपिंग एम्ब्रियो के द्वारा, और उनमें न्यूट्रिएंट जो होता है कॉटिलिडन के फॉर्म में जमा रहता है, कॉटिलिडन में स्टोर हो जाता है न्यूट्रिएंट, ताकि जब भी उस सीड को हम जमीन में डालते हैं पौधा उगाने के लिए, तो उस दौरान पे जब तक उनमें लीव्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, उस एम्ब्रियो को, उस न्यू बॉर्न नए जन्मे हुए पौधे का नरिशमेंट वही कॉटिलिडन करवाता है। तो जिस भी सीड में एंडोस्पर्म यूज हो जाता है वो डाइकॉट के सीड होते हैं, जैसे पीज, बीन्स और ग्राउंडनट, इसका 3 एग्जाम्पल है। और कुछ सीड में, कुछ में एंडोस्पर्म रह जाता है, जिसका एग्जाम्पल है सीरियल्स, जैसे राइस, मेज, व्हीट, इनमें एंडोस्पर्म रहते हैं, ऐसे सीड में एंडोस्पर्म रहते हैं, ठीक है। और एक डाइकॉट का एग्जाम्पल भी हम याद कर लेंगे, जो कैस्टर होता है, अरंडी का सीड, उसके अंदर एंडोस्पर्म रहता है, डाइकॉट होने के बावजूद भी उनमें एंडोस्पर्म रह जाता है। तो एग्जाम्पल याद रख लेंगे, कोकोनट तो याद रहेगा हमेशा क्योंकि उसमें एंडोस्पर्म रहता ही रहता है, कोकोनट हो गया, कैस्टर हो गया और सारे सीरियल्स हो गए, उनमें एंडोस्पर्म रह जाता है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि किस तरह से एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और ये किसका रिजल्ट है, ट्रिपल फ्यूजन का रिजल्ट है। ट्रिपल फ्यूजन कैसे मानते हैं हम, 2 पोलर न्यूक्लियाई और 1 मेल गैमेट के फ्यूजन से हमको मिल जाता है एंडोस्पर्म, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एम्ब्रियो डेवलपमेंट। पहले एंडोस्पर्म बन जाते हैं ताकि जो एम्ब्रियो बनने वाले हैं उनके लिए भोजन तैयार रहे, उनका न्यूट्रिशन तैयार रहे, इसलिए पहले थोड़ा सा एंडोस्पर्म बन जाता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं डाइकॉट में एम्ब्रियोजेनेसिस कैसे होता है, एम्ब्रियोजेनी कैसे होता है, यानी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब एम्ब्रियो डेवलपमेंट जो होता है वो हमेशा माइक्रोपाइल एंड की तरफ होता है। ये डायग्राम अगर आपको याद होगा, यहाँ पे देखिए ये एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक में ये 2 सिनर्जिड्स हैं, ये एग है। उस दौरान में हमने क्या देखा था कि जब पॉलन ट्यूब आ रहा है तो माइक्रोपाइल की तरफ आता है, एक सिनर्जिड, दोनों सिनर्जिड्स फाइनली खत्म हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं, एक मेल गैमेट का फ्यूजन एक के साथ होता है। तो ये सब कहाँ हो रहा है, माइक्रोपाइल के साइड पे हो रहा है ना, तो जहां जाइगोट रहेगा वहीं एम्ब्रियो बनेगा। तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हमेशा किधर होता है, माइक्रोपाइल के साइड पे होता है। तो यहाँ पे हमने यही लिखा है कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट अकर्स एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक। इस एम्ब्रियो सैक के ये माइक्रोपाइलर साइड पे, माइक्रोपाइलर एंड पे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा ही ना, जहां जाइगोट बनेगा वहीं तो एम्ब्रियो बनेगा ना। अब फिर देखिए यहाँ पे जाइगोट का डेवलपमेंट जो होता है वो स्टार्ट होता है आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इन फॉर्म, जैसा हमने पहले आपको बताया था, पहले थोड़ा सा एंडोस्पर्म बन जाता है, फिर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट शुरू होता है। अब यहाँ देखिए ये जाइगोट था, जाइगोट का प्लॉइड ये 2n है,
क्योंकि एक मेल गैमीट n, एक फीमेल गैमीट n प्लस n, तो 2n। तो यहाँ पे इनके फ्यूजन से जो जाइगोट बना है उसका प्लॉइडी ये डिप्लॉइड है। अब इसमें जब माइटोसिस होता है तो एक टर्मिनल सेल और एक बेसल सेल बनता है। बेसल सेल से सस्पेंसर का फॉर्मेशन होता है और ये टर्मिनल सेल जो है जो चैलेजल एंड की तरफ है उनसे एम्ब्रियो बनता है। तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन जब होता है तो पहले प्रो एम्ब्रियो बनता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसमें माइटोसिस हुआ, 2 माइटोसिस के बाद 4 सेल का फॉर्मेशन हुआ और इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोल देते हैं प्रो एम्ब्रियो क्वाड्रेंट, क्योंकि 4 सेल है इसमें। फिर एक और माइटोसिस हुआ तो 8 सेल का फॉर्मेशन हो गया, जिसको हम लोग बोलेंगे प्रो एम्ब्रियो ऑक्टेंट, क्योंकि 8 सेल है। यानी पहले एम्ब्रियो को हम लोग प्रो एम्ब्रियो बोलते हैं और फिर हम इनको एम्ब्रियो बोलना शुरू करते हैं। फिर यहाँ पे देखिए, ये जो 8 सेल है ये 2 टायर में अरेंज हो जाते हैं। ऊपर वाले टायर को हम बोल देते हैं इपीबेसल टायर और नीचे वाले को बोल देते हैं हाइपोबेसल टायर। एपीबेसल टायर से प्लूम्यूल और कोटिलिडन बनता है और हाइपोबेसल टायर से रेडिकल और हाइपोकोटाइल बनते हैं। अब इनमें कंटिन्यू माइटोसिस हो रहा है और अब जाके हमको मिल रहा है ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। यहाँ पे ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बना है, इस स्टेज को हम लोग बोलते हैं ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। अब यहाँ से हम प्रो एम्ब्रियो नहीं बोलेंगे, यहाँ से एम्ब्रियो बोलना शुरू कर दें। इसके बाद इनमें कंटिन्यू डिवीजन हो रहा है, फिर हमको हार्ट शेप का एम्ब्रियो मिल रहा है। देखिए ये हार्ट शेप है ना, ये हार्ट शेप का एम्ब्रियो हमको मिल रहा है। और ये जो स्ट्रक्चर है ना बेटा, ये स्ट्रक्चर सस्पेंसर है। देखिए ये सस्पेंसर है। सस्पेंसर किसके डिवीजन से बन रहा है, मिल रहा है हमको? ये बेसल सेल के डिवीजन से सस्पेंसर मिल रहा है। सस्पेंसर का क्या काम है? सस्पेंसर क्या करता है? एम्ब्रियो को ऊपर उठा के रखता है, क्योंकि एंडोस्पर्म तो ऊपर बन रहा है ना, तो सस्पेंसर उसको अटका ऊपर उठा के रखता है ताकि एम्ब्रियो जो है वो एंडोस्पर्म के कांटेक्ट में रहे। एक टेबल की तरह काम कर रहा है, समझ लीजिए। एक टेबल है, टेबल पे एम्ब्रियो ग्रो कर रहा है। टेबल के वजह से क्या हो रहा है? एंडोस्पर्म के नजदीक, यानी कि सस्पेंसर की वजह से एंडोस्पर्म के नजदीक एम्ब्रियो है और उनको नरिशमेंट लेने में इजी हो रहा है। तो यहाँ पे पहले क्या था? प्रो एम्ब्रियो क्वाड्रेंट, प्रो एम्ब्रियो ऑक्टेंट, यानी हम बोलेंगे एनसीईआरटी में सिर्फ प्रो एम्ब्रियो दिया हुआ है, तो सिर्फ प्रो एम्ब्रियो भी अगर याद रहेगा तो चलेगा। फिर इसके बाद ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो और फिर डेवलप होके हार्ट शेप एम्ब्रियो और फिर फाइनली मैच्योर एम्ब्रियो, जिसको टॉर्पेडो शेप एम्ब्रियो बोलते हैं। ये है टॉर्पेडो शेप्ड एम्ब्रियो। अब ये डाइकॉट का है ना, डाइकॉट का एम्ब्रियो है, तो इसमें 2 कॉटिलिडन्स होंगे। तो यहाँ पे ये दोनों 2 कॉटिलिडन्स है। इसको इस तरह से बनाते हैं, देखिए ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, ऐसे। ये प्लीम्यूल है, ये प्लीम्यूल है, ये दोनों कॉटिलिडन्स है। ये कॉटिलिडनरी एक्सिस है, सॉरी ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ठीक। और इसके इस रीजन को रेडिकल बोलते हैं। यहाँ पे रेडिकल होता है, देख लीजिए यहाँ पे ये रेडिकल है। रेडिकल से रूट डेवलप होता है, प्लीम्यूल से शूट डेवलप होता है। रेडिकल के प्रोटेक्शन के लिए रूट कैप है, यहाँ देख लीजिए, रेडिकल के प्रोटेक्शन के लिए रूट कैप है। प्लीम्यूल के, और ये प्लीम्यूल है, प्लीम्यूल से शूट बनता है, ठीक है। रेडिकल के ऊपर के हिस्से को हम हाइपोकोटाइल बोलते हैं, है ना। तो ये है टॉर्पेडो शेप्ड मैच्योर एम्ब्रियो। ये डायग्राम बहुत अच्छा से हम एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा, बहुत अच्छा से लेबल करना सीख लीजिएगा, क्योंकि डायग्राम को लेबल करना आता है। नीट के एग्जाम में डायग्राम को लेबल करने के लिए आता है, तो डायग्राम को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग एनसीईआरटी के बुक में प्रैक्टिस कर लेंगे। वैसे हमने यहाँ पे बिल्कुल एनसीईआरटी का ही डायग्राम बना रखा है, तो आप इसको भी देख लीजिए बहुत अच्छा से। इस तरह से डाइकॉट के अंदर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, ठीक है बेटा। तो इस तरह से अब देख लेते हैं, और आगे भी है क्या? हाँ आगे भी है। अब जाइगोट जो है वो कंटिन्यूअसली डिवाइड करते हैं, जाइगोट में डिवीजन होता रहता है, जिसकी वजह से हमको पहले मिलता है प्रो एम्ब्रियो, फिर मिलता है ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, और फिर हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो,
और फिर मैच्योर एम्ब्रियो, ये सब हमने अभी बताया आपको। फिर यहाँ पे मैच्योर एम्ब्रियो हैज फॉलोइंग पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं देखिए, इसमें 2 कॉटिलिडन्स है, याद करिए वो डायग्राम, और ये वाला डायग्राम 11th एनसीईआरटी में दिया हुआ, ये डायग्राम भी हमको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे ये डायग्राम जो है डाइकॉट का एम्ब्रियो का डायग्राम है, जिसमें ये दोनों कॉटिलिडन्स है, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है। यहाँ पे जहां 2 कॉटिलिडन आपस में जुड़ रहे हैं, इनको कॉटिलिडनरी नोड बोलते हैं। कॉटिलिडनरी नोड के ऊपर वाले हिस्से को हम एपिकोटाइल बोलते हैं, कॉटिलिडनरी नोड के नीचे वाले हिस्से को हाइपोकोटाइल बोलते हैं। एपिकोटाइल का जो टर्मिनल पार्ट है ये प्लेम्यूल है, और हाइपोकोटाइल का जो टर्मिनल पार्ट है ये रेडिकल है, और ये एम्ब्रियो है। तो इस तरह से ये डाइकॉट का एम्ब्रियो है। तो यहाँ पे पार्ट को हमने डिस्कस किया है। यहाँ 2 कॉटिलिडन्स होते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस के अंदर एक एपिकोटाइल है, हाइपोकोटाइल है। एपिकोटाइल क्या है? पार्ट्स ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द कॉटिलिडनरी नोड, ठीक है। फिर ये टर्मिनेट होता है प्ल्यूम्यूल में, प्ल्यूम्यूल से डेवलप होता है शूट, ठीक है। इसी तरह से जो हाइपोकोटाइल है ये पार्ट्स ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस बिलो द कॉटिलिडनरी नोड, यानी कॉटिलिडनरी जहां 2 कॉटिलिडन जुड़ रहे हैं उसके नीचे का हिस्सा हाइपोकोटाइल कहलाता है, और वो टर्मिनेट करता है किसमें? रेडिकल में, और रेडिकल से हमेशा रूट बनता है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आज हमने देखा, आज की क्लास में हमने देखा किस तरह से डाइकॉट के अंदर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो इसी तरह से आगे के सारे क्लासेस को हम लोग देखते रहेंगे। पिछले भी, अगर आपको ये क्लास समझ में नहीं आ रहा है कि अरे ये बीच का है, समझ में नहीं आ रहा, तो आप प्रीवियस क्लासेस को एक बार देख लीजिए, उस वीडियो से आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा, और फिर आप इस वीडियो को देखें तो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। इस तरह से हमारे सारे वीडियोस को देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक भी करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।